यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी यूएनएफसीसीसी के तत्वाधान में कोप 30 की बैठक ब्राजील के बेलम में चल रही है। इस तरह की बैठकें जिस जलवायु परिवर्तन के वैज्ञानिक आकलन को आधार बनाकर अपने फैसले लेती है, जलवायु परिवर्तन का वो वैज्ञानिक आकलन एक महत्वपूर्ण संस्था के द्वारा किया जाता है जिसका नाम है आईपीसीसी यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल। इस पैनल के बारे में कुछ बुनियादी चीजों को जानना आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज इसी पैनल के बारे में जानते हैं। तो आपने जाना आईपीसीसी, आईपीसीसी की फुल फॉर्म क्या है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में इसकी स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना में दो संस्थाओं ने विशिष्ट भूमिका का निर्वहन किया था, यानी उन्हीं के द्वारा मिलकर के इसकी स्थापना की गई थी। और ये दो संस्था कौन सी थी? WMO और UNEP। WMO मतलब विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और UNEP मतलब यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई। WMO का जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है और जहां पर इसका मुख्यालय का भवन है वहीं पर आईपीसीसी का भी मुख्यालय, यानी WMO के मुख्यालय के अंतर्गत ही आईपीसीसी का भी मुख्यालय एस्टेब्लिश किया गया है, यानी जिनेवा में ही इसका मुख्यालय है। किस प्रकार का ये काम करता है? जैसे जलवायु परिवर्तन का वैज्ञानिक आधार को प्रस्तुत करता है। जलवायु परिवर्तन की घटना है ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन उसके वैज्ञानिक आधार को भी प्रस्तुत करना जरूरी है, उसके वैज्ञानिक कारणों को भी प्रस्तुत करना जरूरी है ताकि हम अपनी नीति निर्माण में एक स्पष्टता और उसकी दिशा को बेहतर तरीके से तय कर सके। तो जलवायु परिवर्तन की घटना का एक वैज्ञानिक आकलन करता है, उसके वैज्ञानिक आधार को ये प्रस्तुत करता है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के भविष्य में और वर्तमान में किस प्रकार के प्रभाव हैं, भविष्य में किस प्रकार के प्रभाव हो सकते हैं, इसका भी आकलन करता है। जलवायु परिवर्तन से जुड़े हुए जोखिम क्या हैं, भविष्य में ये जोखिम किस प्रकार से बदल सकते हैं, इनके नेचर में किस प्रकार से बदलाव आ सकता है, इसका भी ये अध्ययन करता है। जलवायु परिवर्तन की लड़ाई के अंतर्गत अनुकूलन उपायों को किस तरह से अपनाने की आवश्यकता है, साथ ही वैश्विक तापन को कम करने के लिए जो मिटिगेशन उपाय हैं वो किस प्रकार से अपनाए जाने चाहिए, उनका क्या असर होगा, उसके बारे में भी एक आकलन ये प्रस्तुत करता है। और इसी को आधार बनाकर अलग अलग देशों की जो राष्ट्रीय सरकारें हैं और यहां तक कि जो ग्लोबल ट्रीटी के अंतर्गत होने वाले हमारी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बैठकें हैं उसमें इसके वैज्ञानिक आकलन को आधार बना करके ही मुख्यतः निर्णय लिए जाते हैं। इसके आज तक जितने भी हमने जलवायु परिवर्तन की लड़ाई के अंतर्गत कदम उठाए हैं, इसके प्रभाव को उसके अंतर्गत देखा जा सकता है। और इसी के प्रभाव को समझने के लिए चलिए हम देख लेते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण निर्णय। तो 1988 में इसकी स्थापना हुई थी और इसने अब तक अपनी जलवायु परिवर्तन से संबंधित 6 आकलन रिपोर्टों को जारी किया है और जो 7वीं आकलन रिपोर्ट है उससे संबंधित जो साइकिल है वो भी शुरू हो चुका है। तो पहली रिपोर्ट या पहली आकलन रिपोर्ट इसके द्वारा 1990 में जारी की गई थी। दूसरी आकलन रिपोर्ट इसके द्वारा 1995 में जारी की गई। तीसरी आकलन रिपोर्ट आई इसकी वर्ष 2001 में। चौथी आकलन रिपोर्ट आई वर्ष 2007 में। पांचवी आकलन रिपोर्ट वर्ष 2014 में और छठी आकलन रिपोर्ट इसकी आई वर्ष 2023 में और 7वीं आकलन रिपोर्ट पर अभी इसका काम चल रहा है। तो पहली आकलन रिपोर्ट इसकी 1990 में आई और आप देखिए कि 1992 में रियो अर्थ समिट ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ और वहां पर जलवायु परिवर्तन की लड़ाई के अंतर्गत सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संधि अस्तित्व में आई जिसको हम जानते हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसके तत्वाधान में अब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बैठकें होती हैं। इसकी शुरुआत 1995 में हो गई थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो बैठकें हैं और कोप 30 की बैठक अब आप देखिए कि ब्राजील के बेलम में ही हो रही है। इससे पहले कोप 29 की बैठक अजरबैजान के बाकू में हुई, कोप 28 की बैठक यूनाइटेड अरब अमीरात में हुई। तो इस तरह से इसकी बैठकें चलती हैं और वो जलवायु परिवर्तन की लड़ाई के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेती है और उसके अंतर्गत आकलन किसका रहता है, वैज्ञानिक आधार किसका होता है, किसकी रिपोर्ट्स का होता है, आईपीसीसी की रिपोर्ट्स का होता है। अब आप देखिए कि इसके द्वारा जो दूसरी आकलन रिपोर्ट दी गई 1995 में आईपीसीसी के द्वारा, उसके बाद हमें जलवायु परिवर्तन की लड़ाई में सबसे मजबूत समझौता देखने को मिलता है। जो सबसे पहला मजबूत समझौता आपको देखने को मिलेगा क्योटो प्रोटोकॉल के रूप में। क्योटो प्रोटोकॉल जापान में हुआ समझौता था
1997 में हुआ, 2005 में ये लागू हुआ। इसके अंतर्गत वैश्विक उत्सर्जन को, जो कार्बन उत्सर्जन है, ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जन है, उसको कम करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें तय की गई, कुछ महत्वपूर्ण वैधानिक आधार तैयार किए गए, और आप देख सकते हैं कि इसके आकलन रिपोर्ट का कहीं ना कहीं इस पर प्रभाव रहा। फिर तीसरी आकलन रिपोर्ट इसकी 2001 में आई और चौथी आकलन रिपोर्ट 2007 में आई। इसी दौरान हम देखेंगे कि जो अडेप्टेशन, अनुकूलन उपाय हैं, उस पर भी लगातार चर्चा होती चली गई। यानी जलवायु परिवर्तन के जो प्रभाव कई क्षेत्रों में, कई जगहों पर स्पष्ट होते जा रहे थे, उन प्रभावों को कम करने के लिए किस प्रकार के अनुकूलन उपाय अपनाने की आवश्यकता है, उस पर लगातार बहस होती चली गई। यहां पर आपको अनुकूलन और मिटिगेशन का मतलब समझना पड़ेगा। जैसे जलवायु परिवर्तन की घटना का कारण क्या है? जो वैश्विक तापन, जो औसत भूसतही तापमान है, वो वैश्विक तापन की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जलवायु परिवर्तन की घटना है। और ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस हैं। और ग्रीन हाउस गैसेस में से सबसे इंपॉर्टेंट गैसेस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो अगर आप इन गैसेस को कम करने की कोशिश करते हैं, इस प्रकार के उपाय करते हैं जिससे इन गैसेस का उत्सर्जन कम हो, जिससे वायुमंडल में इनका अतिरिक्त कॉन्सेंट्रेशन ना हो, अतिरिक्त सांद्रता ना हो, तो वो उपाय आपके कहलाएंगे मिटिगेशन उपाय, यानी शमन उपाय। तो इस प्रकार से अगर आपने कोयला या हाइड्रोकार्बन उत्सर्जन, हाइड्रोकार्बन संसाधनों का इस्तेमाल न करके आप ऊर्जा की नवीकरणीय साधनों का इस्तेमाल करते हैं, सोलर ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, सोलर पैनल के माध्यम से प्राप्त ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, बिजली का इस्तेमाल करते हैं, या आप इस्तेमाल करते हैं पवन ऊर्जा का, तो वो आपकी मिटिगेशन उपायों के अंतर्गत आ जाएंगे। इसके अलावा अगर आप मान लिया, जैसे जलवायु परिवर्तन का एक प्रभाव है कि समुद्री जल स्तर में वृद्धि होगी, और समुद्री जल स्तर में वृद्धि होगी जो, तो उससे द्वीपीय देश और तटीय क्षेत्रों के किनारों पर बसी आबादी के जो रिहायशी इलाके हैं, वहां पर पानी भरने की उम्मीद है। और इसलिए अगर आप तटीय क्षेत्रों के आसपास बड़ी बड़ी दीवारें बनाते हैं, तो इस प्रकार के जो प्रयास होंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे? अनुकूलन उपायों के अंतर्गत आएंगे। तो अनुकूलन पर जो बहस है वो आप देखेंगे 1990 के दशक और विशेष तौर से 2000 के दशक में लगातार महत्वपूर्ण होती चली गई। और एक और लक्ष्य पर लगातार बहस होती चली गई कि जो वैश्विक सतही औसत तापमान वृद्धि है, उसको 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने तक रोका जाए, उससे पहले ही रोका जाए। तो इसकी जो आकलन रिपोर्ट्स आ रही थी, उनकी भी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसकी जो 5वीं आकलन रिपोर्ट आई वो वर्ष 2014 में आई, और फिर दिसंबर 2015 में पेरिस समझौता, जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए जो पेरिस समझौता है, वो हमें देखने को मिलता है, जो वैश्विक भूसतही तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से कम और संभव हो तो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोकने तक सीमित करने से संबंधित एक लक्ष्य तय करता है। वो हमें लक्ष्य देखने को मिले। फिर आप देखेंगे कि वर्ष 2014 की इस रिपोर्ट के बाद पेरिस समझौता देखने को मिला, और फिर वर्ष 2023 में इसकी रिपोर्ट आई, और वर्ष 2023 के बाद एक और जो बहस है वो लगातार प्रमुखता हासिल करती चली गई जलवायु परिवर्तन की लड़ाई में, और वो है UNFCCC के अंतर्गत ग्लोबल स्टॉकटेक की बहस। ग्लोबल स्टॉकटेक की बहस क्या है? जलवायु परिवर्तन की लड़ाई लड़ने के लिए जो पेरिस समझौता दिसंबर 2015 में हुआ था, उसके अंतर्गत अलग अलग देशों ने अपने राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किए, राष्ट्रीय वचनबद्धताएं निर्धारित की, जिसको हम NDCs के नाम से जानते हैं, नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस के नाम से जानते हैं। अब अलग अलग देशों ने ये घोषणा तो कर दी, लेकिन उन घोषणाओं को जमीनी स्तर पर उतारने में वो कितने सफल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसका आकलन समय समय पर करने, विशेष रूप से हर 5 साल करने, और कहां पर सुधार करने की आवश्यकता है, इसका एक प्रकार से हमारे पास पूरा रिकॉर्ड रहे, इसकी जो व्यवस्था है वो ग्लोबल स्टॉकटेक के माध्यम से हमारे सामने आई। यानी ये भी आकलन कर रहा है कि अलग अलग देशों ने जो जलवायु परिवर्तन की लड़ाई लड़ने से संबंधित जो अपनी वचनबद्धताएं तय की हैं, वो धरातल पर कितनी उतरी हैं, उनमें कहां पर सुधार करने की आवश्यकता है, किन लक्ष्यों को हमने हासिल कर लिया है, इसका पूरा लेखा जोखा जो है वो ग्लोबल स्टॉकटेक के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। तो 2023 में इसकी आकलन रिपोर्ट आई, और फिर हम इस बहस को देखते हैं। तो जलवायु परिवर्तन की लड़ाई के अंतर्गत अलग अलग देशों और साथ ही ग्लोबल स्तर पर जो निर्णय लिए गए हैं, उनको निर्धारित करने में IPCC की जो
आकलन रिपोर्ट्स हैं, उन्होंने विशेष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है और यही इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के महत्व को भी प्रदर्शित करता है। अब इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। और प्रश्न है, आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की स्थापना किन दो संगठनों द्वारा की गई थी? आपके सामने ऑप्शंस हैं, यूनेस्को और डब्ल्यूएचओ यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा ऑप्शन है यूएनडीपी और एफएओ यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा ऑप्शन है डब्ल्यूएमओ यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और चौथा ऑप्शन है यूएनएफसीसीसी और डब्ल्यूएचओ। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।